दोस्तों कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी अमृतसर आ गया है। इससे पहले जितनी भी कहानियां कराई गई हैं मैंने, आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं लगभग सारी कहानियां करा चुकी हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमृतसर आ गया है। कहानी लिखी किसने है? लिखी है भीष्म साहनी जी ने। अगर बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है, प्रथम प्रकाशन वर्ष कब हुआ था इसका? 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद संग्रह पटरियाँ 1973 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस, अगर संग्रह पटरियाँ की बात करें तो इसमें और भी कई कहानियाँ हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहली कहानी है पटरियाँ, उसके बाद अमृतसर आ गया, उसके बाद ललक, नया मकान, उसके बाद तस्वीर, आगे है मौका परस्त, ज़ख्म, आगे देखिए पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, आगे है रास्ता, इंद्रजाल, आगे डोरी, ढोलक और भगोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 कहानियाँ इस कहानी संग्रह में दी हुई हैं। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रतिपाद्य की बात करें, मतलब विशेषता केंद्रीय बिंदु की बात करें तो इसमें क्या है, ये मय शैली में लिखित एक कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलते रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं में व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कहानी की विषय वस्तु का आता है कि भारत पाक विभाजन पर सांप्रदायिकता की बढ़ती जिसमें दिखाई गई है वो कौन सी कहानी है, तो कौन सी कहानी है वो? अमृतसर आ गया है। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे और मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, शुरू में खुशनुमा माहौल और बाद में वातावरण भयांकृत शायद सबको दंगों की आहट थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल जाता है और लोगों में जो है नफ़रत भर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्थानों की, क्योंकि अब पेपर में स्थान भी पूछ ले जाते हैं कि इस स्थान का जिक्र कौन सी कहानी में आया है। तो इसमें कौन कौन सा आया है, तो देखिए पहले पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू की जो है बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। ठीक है, तो इसमें ये सारे स्थान आए हैं, आपको इनको भी याद रखना है। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? पेशावर से शुरू होती है, जहाँ से ट्रेन में जो लोग हैं भारत की तरफ अमृतसर आने के लिए निकलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ट्रेन कहाँ से आ रही थी? तो पाकिस्तान से अमृतसर आ रही थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके पात्रों की। तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? पहले मुख्य पात्र, तो सबसे पहले तो कथावाचक ही है जो इस सारी कहानी को कहते हैं। ठीक है, लेखक द्वारा ट्रेन का यात्रा विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल दिखाया जाता है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्म संप्रदायों के बीच अविश्वास के माहौल को दिखाता है कौन? कथानायक। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान को आज़ाद हो जाने का जोश था। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। ठीक है, दूसरे जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं दुबला बाबू। दुबला बाबू कौन है? वो लेखक के सहयात्री हैं जो लेखक को पेशावर के जान पड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको भी बताया ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? पेशावर से शुरू हुई थी और कहाँ जा रही थी? अमृतसर आ रही थी। आगे देखिए, ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जाता है। किसका मजाक उड़ता है? दुबला बाबू का। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक घटना है जिसमें पठान क्या करते हैं, हिंदू स्त्री को लात मारते हैं और उन्हें रेल के डब्बे से बाहर फेंक देते हैं। तो उसमें जो है दुबला बाबू अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी एक हिंदू है लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पाते। ठीक है, आगे देखिए, अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। मतलब वहाँ पे वो उन हिंदुओं के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जो है मुसलमान की अधिकता थी और वह खुद ही बहुत ज़्यादा
घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वो स्थान निकल चुका है और जो है उनका इलाका शुरू हो गया है, तो वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उन जो पठान हैं उन पर चिल्लाने लगते हैं। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र की मुस्लिम को मार देता है। ठीक है। इसके अलावा डिब्बे के 3 पठान ये भी मुख्य हैं। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। ठीक है। अगर बात करें हम गौण पात्रों की, तो सबसे पहले आते हैं सरदार जी। सरदार जी कौन है जिसका इस कहानी में जिक्र हुआ है? वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। ठीक है। आगे देखिए, विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कहे खी खी करके हंसता है। ठीक है। आगे, पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकते हैं। ठीक है। कौन रोकता है? सरदार जी रोकते हैं। अन्य पात्र है बुढ़िया, नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। और इसके अलावा जो पात्र है वो है भिश्ती। ठीक है। दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक बार ही इसका जिक्र हुआ है। ठीक है। भिश्ती का इस कहानी में एक बार ही जिक्र हुआ है, आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ पात्र। कौन कौन थे? एक था कथावाचक दुबला बाबू, उसके बाद 3 जो पठान हैं वो थे। और गौण पात्रों की बात करें तो सरदार जी, बुढ़िया, ठीक है, और भिश्ती। तो आपको ये याद होने चाहिए। आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम में पंक्तियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के घट खुलते जाते हैं, एक झुटपुटा भी और गहराता चला जाता है। ठीक है। ये कथावाचक की ही शब्द हैं। आगे देखिए, मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में आकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे भला। ठीक है। ये किसके हैं? ये कथावाचक और सरदार जी के संवाद हैं। आगे देखिए, कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौमे आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा रहता, अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं, पर एक बार जैसे जैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्द ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, अगले डब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये कौन कह रहा है? ये कथावाचक कह रहे हैं कि जो डब्बा है वो भरा हुआ है। पहले जो मुसाफिर अंदर घुसने के लिए कोशिशें करता है और उसका विरोध किया जाता है, और जब वो अंदर डब्बे में आ जाता है तो विरोध ख़त्म हो जाता है और वो डिब्बे के संसार का ही निवासी बन जाता है। लेकिन अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले दूसरे मुसाफिरों का जो है विरोध करता है डब्बे में आने पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। तो ये वाक्य किसके हैं? ये वाक्य हैं वृद्ध के, जो मतलब जो उस डब्बे में बैठी हुई थी और वो उस बात से बहुत दुखी थी कि जो हिंदू परिवार था उसको डब्बे से निकाल दिया गया था, उसके सामान को फेंक दिया गया था। तो उसके बाद जब गाड़ी चलने लगती है तब वो अपने दिल की जो है स्थिति
बयां करती है और उनसे कहती है जिन्होंने उन्हें निकाला था। ठीक है, आगे देखिए। शहर में आग लगी थी, बात डब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ठीक, आगे देखिए। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। बर्थ मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी, अमृतसर आ गया है। अगर मैं सारांश में इसकी बात करूं तो अमृतसर आ गया है कहानी दिखाई गई है, भारत पाक विभाजन पर आधारित है। पहले इसमें जो है खुशनुमा माहौल दिखाया गया है, जब लोग आपस में प्यार से और एक दूसरे के सहयोग करते थे। लेकिन जैसे ही विभाजन होता है धीरे धीरे जो है सांप्रदायिकता का दंश बढ़ता जाता है। लोगों के जो प्रेम है वो किस प्रकार हिंसा में बदल जाता है, किस प्रकार नफ़रत में बदल जाता है, इसका भीष्म साहनी जी ने बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है जैसे घटनाएं हमारे ही सामने घटित हो रही हैं। इसके अलावा जो ये कहानी है ये मैं शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? पेशावर से होता है। ट्रेन पेशावर से चलती है और ट्रेन कहाँ पे आकर रुकती है? अमृतसर आके रुकती है। तो पेशावर से अमृतसर के बीच के दृश्यों को दिखाया गया है, किस प्रकार जो है विभाजन के समय में हिंसा भड़कने के कारण लोगों को कितना जो है हिंसा का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार मार काट हुई थी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे लोग। जाति धर्म के आधार पर पूरा देश जो है बट गया था और सारा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलसता चला गया था। अगर देखा जाए तो आज भी सांप्रदायिकता का दंश हमारे आसपास हमारे समाज में अभी भी जीवित है। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। अगर बात करें इसके पात्रों की तो इसमें 3 जो है मुख्य पात्र हैं। कौन है? एक है कथावाचक, जो कि इस कथा को कह रहा है, जो कि खुद भी डब्बे में बैठे हुए हैं। ठीक, दूसरे हैं कथावाचक के अलावा और कौन है? तो दुबला बाबू है। दुबला बाबू कौन है? एक बंगाली आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब दुबले पतले हैं और लेखक को ऐसा लगता है, कथावाचक को ऐसा लगता है कि यह पेशावर से हैं। ठीक है, इसके अलावा डिब्बे के 3 पठानों का इसमें जिक्र हुआ है। 3 पठान जो कि पश्तो भाषा में दुबला बाबू का मजाक उड़ाते हैं। ठीक, और गौण पात्रों की बात करें तो सरदार जी, जिन्होंने लामा के दिनों में बर्मा में लड़ाई में भाग लिया है और काफ़ी खुश मिजाज हैं और हर बात पर खी खी करके हंसते हैं। इसके अलावा बुढ़िया काफ़ी नेक दिल है और जब मुसाफिरों को जो है हिंदू मुसाफिर होते हैं, जब उनको ट्रेन से निकाल दिया जाता है तो वह काफ़ी दुखी होती है और उनसे ट्रेन में झगड़ा भी करती है लोगों से और उनसे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, उनके साथ छोटी बच्ची भी थी और तुमने उन्हें निकाल दिया है। तो इस तरह से उसकी जो है कोमल हृदय को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा एक बार भिश्ती का भी जिक्र आया है, जो कि उस समय सबको पानी पिलाने के लिए दंगों के बीच आता है। ठीक है, लेकिन भिश्ती का जिक्र कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। अब बात करते हैं अगर इसके प्रकाशन वर्ष की, तो 1971 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, 1971 में, और उसके बाद 1973 में कहानी संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ है। कहानी संग्रह कौन सा है? पटरियाँ। और पटरियाँ में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 14 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी, अमृतसर आ गया है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।